थोड़ा सा बड़ा कर देते हो आप लोग समरी को ना, समरी को इस हिसाब से लिखना है कि वो आपको भी समझ में आए जब भी आप बाद में दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। वो मेरी समझ के लिए नहीं है, वो आप लोगों की समझने के लिए है कि बाद में जब आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि मैं तो बुक से पढ़ के भी समझ जाऊंगा, फिर उसके बाद वो आपको समझना है दोबारा से। जब आप दोबारा से कॉपी को उठाओ तो वो आपको समझ में आया कि नहीं आया, उसमें आप कुछ ऐसे वर्ड्स इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे आप उसको इजीली समझ पाए, तो आपके पास फ्रीडम, आप उसको यूज करो। उसको बुक की लैंग्वेज में एज इट इज लिखने के लिए नहीं बोला है कि ऐसे के ऐसे बुक की लैंग्वेज को आप उठा के लिख दो, नहीं। आपको उसमें अपनी लैंग्वेज लगानी है ताकि आप उसको जब भी आप रिवाइज करोगे आपको सिर्फ वो समरीज पढ़नी है, जिससे आप पूरा चैप्टर ना पढ़ करके समरी पढ़ करके आप पूरे चैप्टर को समझ जाओ, ठीक है। अभी आज 2 का नंबर है समरी सुनाने के लिए, सिर्फ 1 से नहीं होगा। आप सुनाओ सेकंड लास्ट। हाँ, तो रफ में क्यों नहीं लिखी? ये एक्सक्यूज नहीं है कि कॉपी यहाँ है तो फिर हम लिखेंगे नहीं, तो आपको रफ में लिखनी है, उसको बाद में फेयर कर लेना है, ठीक है। तो लिखना जरूरी है, ठीक है। जो होमवर्क है सेम डे कंप्लीट करो उसको, अदरवाइज ये समरी बाद में नहीं होगी। बाद में कैसे लिखोगे? वो चीज उस दिन समझाई थी, बाद में दोबारा वीडियो देख के समझोगे उसे, है ना। इतना टाइम नहीं होना चाहिए। वीडियो ठीक है मिल रही है आपको, दैट इज अ सप्लीमेंट, ठीक है। आप उसको सप्लीमेंट करो अपनी स्टडीज के साथ कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आया कि उस टाइम पे क्या बोला जा रहा था। वो आपका रेगुलर मीडियम नहीं होना चाहिए कि दोबारा जाके घर पे उसी से ही देख के लिखना है, क्योंकि इतना ही टाइम आप यहाँ लगाओगे फिर उतना ही टाइम घर पे जाके लगाओगे तो फायदा क्या हुआ, है ना। तो घर पे जाकर के खुद को इतना इनेबल करो कि जो लिखा हुआ है आप उसको समझ पा रहे हो, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे हम? मेसोलिथिक पढ़ रहे थे। आप सबसे क्वेश्चन है कि मेसोलिथिक पीरियड में सबसे मेन चीज ऐसी क्या थी जिसको देख करके हमें पता लगता है कि हाँ ये मेसोलिथिक कल्चर चल रहा है? डोमेस्टिकेशन नहीं, डोमेस्टिकेशन वाज द मेन थीम ऑफ नियोलिथिक पीरियड, एग्रीकल्चर वाज द मेन थीम ऑफ नियोलिथिक पीरियड, ठीक नहीं। कुछ और बताओ। टेम्परेरी सेटलमेंट्स और टेम्परेरी सेटलमेंट्स आपको नियोलिथिक में मिलेंगे, यहाँ भी मिलेंगे, लेकिन मेसोलिथिक में ऐसा क्या है जो स्पेशल है ओनली फॉर द मेसोलिथिक, कि यहाँ पे वो चीजें हमें ज्यादा मिली है जिससे पता लगता है कि ये मेसोलिथिक कल्चर है। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई और डिफरेंशिएट बिटवीन अ पैलियोलिथिक कल्चर एंड ए मेसोलिथिक कल्चर? साइट्स हमें कैसे पता कि वो नियोलिथिक है और मेसोलिथिक है? अगर कोई भी साइट पे मैं आपको लेके जाऊं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट दिस साइट बिलोंग्स टू नियोलिथिक कल्चर और मेसोलिथिक कल्चर? क्लाइमेट आप आज कैसे बताओगे? नो, वो तो हम जब उसके एनिमल फॉसिल्स को स्टडी करेंगे तब पता लगेगा कि उस टाइम पे क्लाइमेट ऐसा था। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना आपको। जैसे अगर आपको कोई बोले कि लोअर पैलियोलिथिक में सबसे ज्यादा क्या था, तो आप सबसे पहले बता दोगे एक्यूलियन इंडस्ट्रीज उस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, उस टाइम पे हैंड एक्स बन रहे थे। तो ऐसे मेसोलिथिक जब कल्चर की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा ऐसा क्या हो रहा था? श्रीलंका में 28,500 साल पहले क्या मिला? श्रीलंका में माइक्रोलिथ्स, यानी वो माइक्रोलिथ से आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं हर एक प्लेसेस को कि उस टाइम पे मेसोलिथिक कल्चर वहां पर चल रहा था। अगर वहां पर श्रीलंका को बताना था तो उन्होंने किसकी पर्पस किसकी मदद से बताया? उन्होंने माइक्रोलिथ्स की मदद ली कि यहाँ पर भी माइक्रोलिथ्स इस टाइम पे पीरियड मिल रहे हैं, इस टाइम पे मिल रहे हैं, दैट मींस कि उस टाइम पे वहां पर मेसोलिथिक पीरियड चल रहा था। तो दे टुक हेल्प ऑफ माइक्रोलिथ्स। वहां से आपको समझना चाहिए था उस चीज को कि माइक्रोलिथ इस टाइम की मेन जो अगर हम कहें कि चीज है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि दिस बिलोंग्स टू दी मेसोलिथिक पीरियड। तो माइक्रोलिथ थे जो हमारे मेसोलिथिक पीरियड में थे।
इसीलिए उसका एग्जाम्पल दे करके हमें श्रीलंका में बताया गया कि चल नहीं रहा। फैन ऑन कर दिए। वो लास्ट बटन इधर नहीं, मेरी साइड वाला, मेरी साइड। ठीक है, तो मेसोलिथिक में स्पेसिफिक क्या है? माइक्रोलिथ्स हैं, ठीक है ना। ऐसे आपको हर एक का कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करने हैं। इसीलिए जब आपको मैंने डिफरेंशिएट करने को बोला था हर एक पीरियड को, उसमें उसकी कुछ मेन चीजें आपको अलग से हाईलाइट करके लिखनी है। और वो डिफरेंशिएशन किसी ने नहीं लिखा अभी तक। तीनों पीरियड्स में डिफरेंशिएशन अभी तक किसी ने लिखा ही नहीं है, वो पेंडिंग चल रहा है। क्रोनोलॉजी बोला था, वो किसी ने नहीं बनाई है ना। अभी पहुंचा नहीं हो तुम्हारी कॉपी पे, देखूंगा अभी। लेकिन जितना मैंने जल्दी जल्दी सबकी चेक की थी, मतलब उसमें बिना रिमार्क्स डाले, तो देख रहा था मैं किसी ने कुछ किया नहीं है उसमें। समरीज बहुत सारी कॉपीज से मिसिंग है, वो चीजें करनी है। उस चीजों से आप उन चीजों को बहुत आसानी से समझ पाओगे। ठीक है, चलो। हाँ सर, आप कुछ भी नोट्स बनवाओगे? कैसे? लास्ट टाइम पे जब लास्ट क्लास होगी, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो मैं आपको एक समरी दूंगा, नॉट इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर, कि इस क्लास में आकर के मैं पूरे चैप्टर को एक समराइज करूंगा, और उस समरी से आप समझेंगे कि किस पीरियड में मेन चीजें क्या हो रही थी। ठीक है ना। वो मैं चैप्टर खत्म होने के बाद दूंगा, बीच में उसका कोई फायदा नहीं होगा। अदरवाइज वो समरी मुझे हर क्लास के बाद देनी पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक समरी मेरी तरफ से पूरे चैप्टर की होगी, जो पूरे चैप्टर का ओवरव्यू होगा। पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा वो हम समझेंगे उसमें। तो फिर ये तो आप हमसे लिखवा रहे हो, ये तो हमारे फिर एक तरह से नोट्स ही बन रहे हैं। हाँ, ये आपके नोट्स बन रहे हैं, ये आपके खुद के नोट्स बन रहे हैं। इसीलिए मैंने उस चीज के लिए एम्फेसाइज किया है कि आप उसको उस लैंग्वेज में लिखो जिस लैंग्वेज में आप समझ पाओ। बुकिश लैंग्वेज में नहीं लिखना है, बुक में तो वो चीजें लिखी हुई है, आप कैसे समझोगे उनको, है ना। वो धीरे धीरे नोट मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है ना। फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत आएगी, सेकंड चैप्टर तक जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी नोट मेकिंग में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, फिर आप कॉपी करते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं उसका दूसरे वे में भी जा सकता हूं कि मैं यहाँ पे समरी अगले दिन आकर के समरी यहाँ पर अलग से लिख के दे दूं और फिर आप उसको कॉपी कर लो, लेकिन उसका एज सच कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप सिर्फ कॉपी करने में रह जाओगे। ठीक है, तो उसकी बजाय आप उसको लिखो और फिर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। जब मैं लास्ट में समरी दूंगा तब उसको अपनी समरी से जब आप कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली उसमें से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या इंपॉर्टेंट था और क्या इंपॉर्टेंट नहीं था। जिन्होंने समरी लिखी है उसमें मैं रिमार्क्स डाल रहा हूं कि उसको कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो वो आपने एक पैराग्राफ में कर दिया, पैराग्राफ में आप समझ नहीं पाओगे। आप पैराग्राफ में 3 अलग अलग चीजों के बारे में लिख रहे हो, तो 3 अलग अलग पॉइंट्स बनाओ उनके। एक पैराग्राफ में आपको कैसे पता लगेगा कि आपने सारी चीजें मतलब एक ही में मिक्स की हुई है। 3 चीजें अलग है तो 3 अलग पॉइंट होने चाहिए, तो आप अलग से आइडेंटिफाई कर पाओ कि इस बारे में हमने इस पॉइंट में लिखा है। ठीक है, चलो। मेसोलिथिक पीरियड पढ़ रहे थे, जो हमने देखा था कि मैक्सिमम इंडिया में फैल चुकी है इस टाइम तक साइट्स। और क्यों फैल चुकी है? क्लाइमेटिक कंडीशंस। उस टाइम पे आइस एज जा चुका है, ग्लोबल वार्मिंग आ चुकी है, थोड़ा सा क्लाइमेट वार्म होना शुरू हुआ है। वार्म होना शुरू हुआ तो हार्श क्लाइमेट खत्म हो चुका है। जहां जहां हार्श क्लाइमेट था, जहां आदमी नहीं पहुंच पा रहे थे, अब ह्यूमंस भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और ह्यूमंस पहुंचेंगे वहां सेटलमेंट होगा, और धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट लेटर मेसोलिथिक पीरियड में हमें दिखाई देगा। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स अर्ली मेसोलिथिक पीरियड में नहीं दिखाई दिया, लेकिन लेटर मेसोलिथिक पीरियड्स में हमें दिखाई देगा। वहां पर एनिमल्स को पालना शुरू करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सेटल होना शुरू किया है। अब उन्हें एनिमल्स के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अब उन्हें रुकने की जरूरत है। इसीलिए अब हमें टेम्परेरी सेटलमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। टेम्परेरी सेटलमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। हमने राउंडेड हट्स देखी थी, राउंडेड हट देखी ना, कि राउंडेड हट के हमें पेंटिंग्स भी मिली है, उसके साथ साथ उसके एविडेंस भी मिले हैं।
यानी उन्होंने टेम्परेरी रुकना शुरू कर दिया एक जगह पे। और जब भी कहीं पर रुकना शुरू होगा तो जैसा मैंने बताया था कि कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। हर जगह का एक अलग अलग स्पेसिफिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी जो उस जगह के कल्चर के नाम से जानी जाएंगी। और जब उसी कल्चर को डेवलप होता हुआ देखेंगे, जब हम नियोलिथिक में स्विच करेंगे तब हम अलग अलग रीजन्स को पढ़ेंगे। अब पूरे नियोलिथिक कल्चर को एक साथ नहीं पढ़ेंगे, उसमें हम अलग अलग रीजन्स के आधार पर नियोलिथिक कल्चर को पढ़ेंगे कि नॉर्थ इंडिया में नियोलिथिक कल्चर कैसा चल रहा था और उसके बाद साउथ इंडिया में कैसा चल रहा था, ईस्टर्न रीजन में नियोलिथिक कल्चर कैसा था। वो अलग अलग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोग सेटल हो चुके हैं, उनके अपने अलग कल्चर्स बन चुके हैं। ठीक है, ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं और हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलो, तो मेसोलिथिक पढ़ रहे थे। ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया फैल चुके हैं उस टाइम पे। ठीक है, मेसोलिथिक साइट्स कहाँ कहाँ है और तेरी साइट्स क्या होती हैं ये भी हमने पढ़ा था। क्या है तेरी साइट्स? सैंड ड्यून्स एट कोस्टल रीजन्स, सैंड ड्यून्स एंड कोस्टल रीजन्स। ठीक है, चलो, ये हमने पढ़ा था। क्लाइमेट पढ़ लिया था कि धीरे धीरे हम आइस एज के बाद ग्लोबल वार्मिंग की तरफ आ रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग होगी तो धीरे धीरे प्रोड्यूसेस जो हमारे कहेंगे कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस हमें दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा। अब लोग घूमेंगे नहीं ज्यादा इधर उधर। हालांकि दे वर हाईली मोबाइल कि वो दूर दूर तक पहुंच गए, लेकिन पहुंच के ऐसा नहीं था कि उन्होंने टेम्परेरी सेटलमेंट्स नहीं बनाए, वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाना शुरू किया। और टेम्परेरी सेटलमेंट्स हमें किस रीजन में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश। टेम्परेरी सेटलमेंट्स हमने एक तो इस रीजन में देखे और एक इस रीजन में देखे। जो हट्स देखी थी, अगर आपने लोकेशन ध्यान दी हो तो लोकेशन किस किस रीजन में थी? यूपी एंड राजस्थान में थी, यूपी एंड राजस्थान में थी। ठीक है ना, और यूपी और राजस्थान में हम देख रहे हैं, एमपी का भी ये एरिया देख लो ना, इसमें लगभग ये वाला रीजन है। ये रीजन क्यों है? गुजरात भी तो इंक्लूड हो गया। गुजरात कह लो, राजस्थान गुजरात वाला एरिया कह लो। ठीक है ना, राजस्थान गुजरात और यूपी एमपी हो गया। ये रीजन क्यों है? इसके पीछे रीजन जानने की कोशिश की। यहाँ टेम्परेरी सेटलमेंट्स क्यों बने? हमने यहाँ क्यों नहीं बनाए? क्लाइमेट की अगर साउथ इंडिया के रिवर्स देखोगे, दे आर नॉट पेरेनियल रिवर्स, वो रेन फेड रिवर्स है। जब रेन आएगी तब उसमें पानी आता है, तब उस टाइम पे उनको पानी यहाँ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरे साल पानी मिलता है, तो यहाँ पे इजी है उनके लिए एक जगह पे रुकना। इसीलिए यहाँ पर टेम्परेरी सेटलमेंट्स अर्ली डेवलप हो गए, यहाँ नहीं हो पाए। ठीक है, तो इस तरीके से कंपेयर करना, ज्योग्राफी को साथ में इसमें लेकर चलना है। क्लियर है? हाँ, क्लाइमेट हमने देखा चेंज हो रहा था, आइस एज से हम ग्लोबल वार्मिंग की तरफ चल रहे हैं मेसोलिथिक पीरियड में। टेम्परेरी रिवर्स का एक स्पेसिफिक नेम होता है। टेम्परेरी नहीं, कौन सा? रेन फेड रिवर्स, रेन फेड, जो सिर्फ बारिश के आने से ही जिसमें पानी आए उनको हम बोलेंगे रेन फेड। जिनको फीडिंग जो है रेन से मिल रही हो, दैट इज रेन फेड रिवर्स। ठीक है सर, एक और नाम भी तो होता है। और कौन सा? वही याद नहीं। नहीं, पेरेनियल होता है वो तो, जिसमें पूरे साल पानी होता है, दैट इज पेरेनियल रिवर्स। ठीक है ना, वो अलग है। क्रोनोलॉजी पढ़ ली थी हमने, कब से कब तक है? 4000 या 6000 BC, 10 से 6 के बीच में है। लेकिन पूरे इंडिया में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग टाइम पीरियड हमें दिखाई देंगे। यही 6000 एक्सटेंड होके 1000 BC तक हमें साउथ इंडिया में दिखाई देगा। पढ़ा था हमने, टिल द अराइवल ऑफ आयरन एज वहां पर मेसोलिथिक पीरियड ही चल रहा था, वहां नियोलिथिक पहुंचा ही नहीं, वहां नियोलिथिक पहुंचा ही नहीं। वहां पर 1000 BC तक क्या चल रहा था? मेसोलिथिक पीरियड ही चल रहा था साउथ इंडिया में। पढ़ा था हमने यहाँ पर, इन तमिलनाडु और केरला इट कंटिन्यूड अप टू 1000 BC। मेसोलिथिक पीरियड यहाँ 1000 BC तक चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमी पढ़ी थी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या पढ़ा था? अभी भी हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने टेम्परेरी सेटलमेंट कर दिया है।
ये पढ़ा था हमने यहाँ पर, टेम्परेरी सेटलमेंट्स इनके शुरू हो गए हैं, डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं एक टेम्परेरी एग्रीकल्चर सा डेवलपमेंट यहाँ शुरू होता हुआ दिखाई देगा, जो हमें किस तरफ ले जाएगा, टुवर्ड्स दी नियोलिथिक कल्चर। तो नियोलिथिक कल्चर वाज प्रीडोमिनेटेड बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि डोमेस्टिकेशन ये बोल रहा है, इसने रास्ता दिया नियोलिथिक को, दैट मीन्स नियोलिथिक में डोमेस्टिकेशन दिखाई देगा हमें, एग्रीकल्चर हमें वहां दिखाई देगा। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट और डोमेस्टिकेशन का जो मेन अगर हम फीचर देखें किस पीरियड का दिखेगा, तो दैट इज ऑफ नियोलिथिक पीरियड। क्लियर है? किस किसने बनाया अभी तक वो चार्ट? बनाया जिसमें डिफरेंशिएट करना था सभी पीरियड्स को, दोनों ही बनाया, आप लोगों ने नहीं बनाया? अभी नहीं बनाया, क्यों? रफ कॉपी में बनाया है, फेयर में बनाया है मेरे पास, चेक करता हूं। जिसने नहीं बनाया, कल की क्लास में आपके पास जो रफ कॉपी है उसी में बना के लाएंगे और वही मैं चेक करूंगा, ठीक है? कल मैं चेक करूंगा तो वो आपको एक चार्ट डिफरेंस वाला बना के लाना, ठीक है? ये हमने पढ़ लिया था, कैंप्स एंड हाउसेस पढ़ लिए थे कि टेम्परेरी हाउसेस बना लिए थे थ्रू वेटल एंड दाउस, ठीक है ना? वेटल क्या था? ये जो फेंसिंग वाला जो मटेरियल होता है, ये फेंसिंग वाला, ये वेटल है, और ये जो चिपकाने के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज दाउ, ठीक है? अब हम पढ़ें बरियल्स, ठीक है? और बरियल्स के लिए आपसे शुरू करें। People buried the dead, which suggests their beliefs and human relationships. Human skeletons have been found in Mahadaha, Damdama, and Sarai Rai in Uttar Pradesh. And at Mahadaha, a man and a woman were buried together. One burial had an ivory pendant as the grave wood. ठीक है, अब जब हम बरियल्स पढ़ेंगे, बरियल्स इज क्या होता है? बरियल्स दफनाना जिसे हम बोलते हैं, दैट इज बरियल, जहां पे उसको बरी करना मतलब किसी को दफनाना, ठीक है ना? तो बरियल इज जो उसकी कब्र होगी, दैट इज बरियल्स, ठीक है ना? वो बरियल्स हो जाते हैं। तो बरियल्स का हमें यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं, और बरियल्स के जहां पर भी एविडेंस मिलते हैं उससे मेन चीज हमें क्या पता लगती है? मैन और वुमेन दोनों साथ में बने। ये तो हो गया, ये तो हमने एक जगह देखी, वो पर्टिकुलरली एक कई बार क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पर मैन और वुमेन का साथ में बरियल देखा गया, ठीक है? वो उस टाइप से पूछे जाएंगे। लेकिन मेरा अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है कि बरियल्स अगर कहीं पाए जा रहे हैं तो उससे हमें उस पीरियड के बारे में क्या चीज पता लगेगी? देयर बिलीफ, कि वो किस चीज में मानते थे। और बरियल्स डायरेक्टली जो हमें इंडिकेट करता है, वो इंडिकेट करता है कि दे हैड देयर बिलीफ टुवर्ड्स पुनर्जन्म, रीबर्थ, कि वो रीबर्थ में विश्वास रखते थे। वो किस में विश्वास रखते थे? वो रीबर्थ में विश्वास रखते थे, वो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे कि देयर इज ऑलवेज अ लाइफ आफ्टर। तभी तो बरी कर रहे हैं, तभी तो दफना रहे हैं, नहीं तो दफनाने की जरूरत क्या है? पहले भी तो ऐसे ही पड़े रहते थे, अभी क्यों नहीं छोड़ दिया? इन्होंने सोचा कि डेथ के बाद भी लाइफ है, और वो लाइफ अच्छी हो तो उसके लिए जरूरी है कि हम उन्हें एक प्रॉपर एक प्लेस दें, उन्हें एक प्रॉपर प्लेस मिलनी चाहिए। इसीलिए जब बरियल्स देखोगे इस टाइम के या किसी भी टाइम के, उन बरियल्स में उनके साथ उनकी मनपसंद चीजें रखी हुई मिलेंगी, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि ये चीज इनके साथ चली जाएगी और जहां पर भी जाएंगे उनको ये मिल जाएगी, क्योंकि उसको पसंद है वो चीज, क्योंकि उसको वो चीज पसंद है। और ये चीज कहां से पता लगी? हमने बरियल्स में उनके साथ रखी हुई चीजें देखी, तब हमें समझ में आया कि इनको एक चीज में विश्वास है, दैट इज लाइफ आफ्टर डेथ। तो उनके बिलीफ सिस्टम का पता लगा हमें इस चीज से, उनके बरियल से, कि वो किस टाइप के लोग थे, किस चीज में बिलीफ रखते थे।
ये बिलीफ सिस्टम हमें पता लगेगा और वही चीजें हमें यहां पढ़नी, ठीक है। तो बरियल्स, द मेसोलिथिक पीरियड बरीड द डेड, जो डेड है उन्हें बरी कर रहे हैं, उन्हें दफना रहे हैं। मेसोलिथिक पीरियड जो है, यानी कि किस पीरियड की बात हो रही है? इस पीरियड में जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? वो दफना रहे थे, जो डेड हो रहे थे उन्हें दफना रहे थे। पहले ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला हमें इससे पहले, ये बरियल्स अब शुरुआत हो रहे हैं यहां से, ठीक है। इन्होंने क्या किया? विच सजेस्ट देयर बिलीफ एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स, और ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि उनका बिलीफ सिस्टम क्या था, उनका ह्यूमन क्या होता है? व्हाट इज ह्यूमन? ह्यूमन मतलब कि जो हम कहेंगे कि ह्यूमंस बिहेवियर, जिसे हम कहेंगे ह्यूमन बिहेवियर कैसे, जैसे सॉफ्ट नेचर जिसे हम कहते हैं ना, बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर को ह्यूमन के पॉजिटिव बिहेवियर से जोड़ा जाता है। जो सॉफ्ट नेचर ह्यूमन का होता है, जो उसका अगर हम कहें कि जो फ्रेंडली नेचर होता है, उसको हम ह्यूमन नेचर बोलते हैं। बेसिकली जो फ्रेंडली नेचर ऑफ ह्यूमन होता है, दैट इज ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। तो इससे क्या पता लगा? उनके ह्यूमन रिलेशंस पता लगे कि दोनों जो ह्यूमंस थे उनके आपस के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस उस टाइम पे होते थे, इसीलिए उन्होंने बरी किया, इसीलिए उसकी उन्होंने चिंता दिखाई कि हम हाँ इसके लाइफ आफ्टर डेथ को देख रहे हैं और अब हम इनकी चिंता करते हैं, इसीलिए उन्होंने बरी किया। अगर चिंता नहीं होती तो बरी क्यों करते? तो इससे हमें क्या सजेशन मिला? एक तो उनका बिलीफ सिस्टम पता लगा और एक ये पता लगा कि देयर रिलेशनशिप्स वाज ह्यूमन, फ्रेंडली थी उनकी रिलेशनशिप्स, तभी वो दूसरे की चिंता करके उसे दफना रहे हैं, नहीं तो दफनाते ही नहीं दफनाते, है ना। तो ये बिलीफ सिस्टम हमें यहां से पता लग रहा है। तो बरियल से ये चीजें इंपॉर्टेंट हमें पता लगेंगी। ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड इन महादाह, जैसा मैं बताया था। महादाह का मतलब ही ये है। दाह क्या होता है? दाह संस्कार, महा यानी जहां बहुत सारे दाह संस्कार हुए, तो उस जगह का नाम ही इस पे पड़ा है क्योंकि वहां बहुत सारे बरियल्स हमें मिले, वहां बहुत सारे बरियल्स हमें मिले, तो उसका नाम ही महादाह इसलिए पड़ गया वहां पर। तो कहां पर है ये महादाह? यूपी में है। तो यूपी के महादाह में हमें ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, दमदमा में मिले हैं, सराय नहर मिले हैं, ये भी बेसिकली यूपी में ही है। एट महादाह ए वुमेन एंड ए men and women were found buried together, और महादाह जो लोकेशन है वहां पर men and women का एक साथ बरियल देखा गया। That means they had belief in relationships, यानी उसके साथ अगले वाली लाइन पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि वो उसके साथ बिलीफ सिस्टम कैसे पता लगेगा। One burial had an ivory pendant as the grave good. आइवरी पेंडेंट, आइवरी इज अ मटेरियल, बेसिकली जो दांत वगैरह का या फिर उस टाइप का जो मटेरियल होता है उसको आइवरी बोल देते हैं, है ना। जो कई बार वो छोटे छोटे दांत वाला नहीं पहने रहते, वो आइवरी से बनाते, हाँ वो आइवरी ही बोल देते हैं उन्हें, ठीक है। तो उसका एक पेंडेंट मिला है, उसका एक माला टाइप में मिली है एज ए ग्रेव गुड। ग्रेव गुड का क्या मतलब हुआ है? ग्रेव में रखा जाने वाला सामान, जो ग्रेव में साथ में रखा है, यानी एक डेड बॉडी के साथ हमने कुछ पेंडेंट रख दिया है। इसका मतलब क्या है कि वो पेंडेंट उसे बहुत प्यारा था और लाइफ आफ्टर डेथ में उनका बिलीफ था, इसीलिए उन्होंने साथ में रख दिया, इसीलिए उन्होंने उसके साथ रख दिया कि ये जहां जाएगा इसको वहां पर ये मिल जाएगा। आज भी कई जगह पे प्रैक्टिस चलती है कि जो सबसे प्रिय चीज होती है उसको वो साथ में दफनाते हैं। तो किस लिए? क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीफ है, हिमाचल में भी कुछ लोग सर अभी करते हैं क्योंकि लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीफ है उनका ये बिलीफ है कि ये चीज इनके साथ जाएगी, जहां भी जाएंगे उनको ये मिल जाएगी। ये बिलीफ सिस्टम वहां पर डेवलप था, उनका ये विश्वास हो रहा था, वो उनका इस तरफ बिलीफ दिखाई देता है जो पहले वाले लोगों का नहीं दिखाई दिया हमें। और यहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप्स दिखाई दी, यहाँ फ्रेंडली रिलेशंस दिखाई दिए। जैसा पहले हमें पता लगा था दे वर वाइल्ड एंड हंटर एंड गैदरर्स, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड नहीं है इतने, ये साथ में रहना पसंद करते हैं। इससे ये पता लग रहा है क्योंकि हमने एक साथ में बरियल देखा है, मैन एंड वुमेन दिखाई दिए साथ में। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? पक्का? कोई डाउट नहीं है? लास्ट में पूछ
पक्का? ठीक है। सर हाँ जैसे मैन और वुमेन के साथ में मिला तो ये सती प्रथा को इंडिकेट कर सकता है? नहीं, कई बार जब बरियल्स मिले हैं ना तो उसमें ये भी मिला है कि जहां पर मैन का बरी किया जाता है उसके बाद, जरूर नहीं हो सेम टाइम पे बरी किए गए हो, ये भी हो सकता है कि उसके बाद उसी के साथ उसको बरी कर दिया गया। ठीक है ना, तो इसीलिए कई जगह पे टाइम डिफरेंस दोनों में मिला है कि जो पहले बरी किया गया उसके बाद दूसरे को बरी करने के, इस टाइप के हमें एविडेंसेस वहां पर जब हमने उनका एक्सकेवेट किया है तब मिले हैं इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट। Art is an integral part of human existence. While evidence of art is found in Europe in large volume, they are found only at a few sites in India. A church stone used as a pole and geometry engravings from Chandravati in Rajasthan. Bone objects from Vedka and human tooth engraved with geometric design. Rock paintings are found in the rock shelters of Madhya Pradesh and central India. They show people hunting, tracking animals, and fishing and dancing. In Vedka near Bhopal, Raisen and Panchmari in Madhya Pradesh and South Mirzapur in Uttar Pradesh are some of the sites. In Hematite and iron-rich stone with traces of rubbing has been found. These people might have decorated themselves with flowers and leaves. ठीक है, एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जैसे प्लस 2 में जब हम एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी हमारी जो शुरू होगी वो शुरू होती है हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उसमें से स्टोन एज मिसिंग है। ठीक है ना, प्लस 2 की एनसीईआरटी में स्टोन एज मिसिंग है, उसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसलिए हमें इसको अलग से पढ़ना जरूरी है। ठीक है ना, ये आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर आप ढूंढोगे स्टोन एज कहाँ पर है तो स्पेसिफिकली 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, वो 12th क्लास की एनसीईआरटी से मिसिंग है। 12th में एंशिएंट है ना, 12th की जो थीम 1 है हिस्ट्री की, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री दी हुई है, उसमें से डायरेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से किया हुआ है, जो इसी चैप्टर का लेटर पार्ट में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन पर हम पहुंचेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और वैसे भी। इसमें से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा अभी, माइक्रोलिथ किस पीरियड से बिलोंग है। ये क्वेश्चन बहुत बार, सिर्फ आपके प्लस 2 के बाद के एग्जाम्स नहीं, बहुत बार स्टेट पीसीएस ने भी पूछे और यूपीएससी ने भी पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलो। आर्ट क्या होती है? कला। ठीक है, आर्ट और स्किल में क्या अंतर है? सर स्किल होती है किसी भी चीज को करने की एक आर्ट। एबिलिटी। अच्छा, ठीक है। और आर्ट सर वो उस एबिलिटी से की गई हुई चीज। ठीक है, आर्ट हम ऑब्जेक्ट को भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, आर्ट और स्किल में क्या डिफरेंस है मेनली? जैसे बताया वो ठीक है, और कोई बताओ। मैं क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बताओ आर्ट एंड स्किल में डिफरेंस। बताओ, नहीं पता? आप जो किताब पढ़ रहे हो, दिस इज आर्ट और स्किल? आर्ट। व्हाई इट इज नॉट अ स्किल? इसको जिसने बनाया उसके पास स्किल्स थी, तो उसके पास आर्ट नहीं थी लिखने की। वो भी हो गया। किसी भी स्किल्ड पर्सन के द्वारा कुछ भी किया गया, जो भी चीज होती है उसे आर्ट है। आर्ट या आपने उसको ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, दोनों को हम सिनोनिम्सली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उनमें। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड स्किल। आर्ट और स्किल दोनों सेम है, दोनों को अर्न किया जा सकता है, सीखा जा सकता है। जिनको हम सीखते हैं दैट इज आर्ट और स्किल। जो भी चीज हम सीख जाते हैं दैट इज आर्ट और स्किल। ठीक है, तो उसको हम आर्ट या स्किल बोलते हैं।
तो आर्ट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। इंटीग्रल मीन्स इंपॉर्टेंट। इंटीग्रल मीन्स इंपॉर्टेंट। आर्ट क्या है? एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ जुड़ा हुआ पार्ट है। किसके साथ? ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ। एग्जिस्टेंस इज सर्वाइवल, सर्वाइवल, ह्यूमन सर्वाइवल के साथ, ह्यूमन वे ऑफ लाइफ के साथ, ह्यूमन वे ऑफ लाइफ के साथ। तो एग्जिस्टेंस इज सर्वाइवल एज वेल एज सर्वाइवल। ठीक है ना? तो आर्ट आपने शुरुआत में भी देखा कि जिस तरीके से स्टोन टूल बना रहे थे वो उनकी आर्ट थी, और धीरे धीरे ये आर्टिस्टिक स्किल्स इंप्रूव होती हुई हमें दिखाई दी। जैसे हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड में ऑस्ट्रिच एग पे देखा था, कुछ डिजाइन्स बने हुए थे, तो उनकी आर्टिस्टिक स्किल्स वो डेवलप हुई, और वही आर्ट जो है धीरे धीरे और डेवलप हमें होते हुए दिखाई देगी, डेवलप। और उसी की यहां पर बात की जा रही है कि ये जो आर्ट है ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, ह्यूमन वे ऑफ लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर कोई किसी न किसी चीज में किसी न किसी चीज को सीखना चाहता है, और जिस भी चीज को सीख रहा है दैट बिकम्स द आर्ट ऑफ दैट पर्सन, आर्ट फॉर दैट पर्सन, कि उसकी आर्ट हो जाती है, कि वो उस चीज में हुनर है। ठीक है ना? वो उसकी स्किल हो जाती है, और ये किसी भी ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, किसी भी ह्यूमन लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट होता है। व्हाइल एविडेंस ऑफ आर्ट इज फाउंड इन यूरोप इन लार्ज वॉल्यूम, यूरोप में इस आर्टिफैक्ट्स के या आर्ट के बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में हमें एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन एशिया में या फिर इंडिया में बात करूं तो दे आर फाउंड ओनली एट अ फ्यू साइट्स। इंडिया में बहुत कम जगह पे मिले हैं। इंडिया में जो आर्ट वाले ऑब्जेक्ट्स हैं ये बहुत कम जगह पे हमें दिखाई देते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पढ़ेंगे कि आर्ट मेसोलिथिक पीरियड में हमें दिखाई दी या नहीं दी। A church stone used as core had geometric engravings from Chandravati in Rajasthan। चर्च स्टोन मिला है जिसमें engraved मतलब inscribed उसी के अंदर मार्क कर देना। ठीक है ना? तो एक चर्च स्टोन मिला है हमें चंद्रावती राजस्थान से, जिसके अंदर कुछ एनग्रेविंग्स थे, कुछ डिजाइन बना हुआ था, और दिस वाज दी स्टोन जो वहां से मिला। इसमें जो आप डिजाइन देखोगे तो इस टाइप से स्टोन का टाइप, क्वार्ट्ज का ही टाइप होगी, सिलिका रिच है। ठीक है ना? क्वार्ट्ज का ही टाइप है। ठीक है? तो इसमें हमें कुछ डिजाइन्स मिले हैं, तो इससे क्या पता लगा? आर्ट डेवलप होनी शुरू हुई है। आर्ट जो हमारी पीछे से चले आ रही है वो और ज्यादा आगे चल रही है। अब यहाँ पर हमें रेगुलर पैटर्न्स दिखाई देंगे। आप ये लाइन देखोगे, ये आपको एक रेगुलर पैटर्न में खिंची हुई दिखाई देंगी, जो पहले ऐसा रेगुलर पैटर्न कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब धीरे धीरे रेगुलर पैटर्न बन गया है, यानी धीरे धीरे जियोमेट्रिक की साइड में चले गए हैं। जियोमेट्री उन्हें सीख ली है धीरे धीरे। जियोमेट्री क्या है? जियोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? शेप्स को स्टडी करते हैं। कौन सी शेप्स को? जो रेगुलर शेप्स होती हैं। रेगुलर शेप्स को स्टडी करते हैं हम ज्योमेट्री में। वही रेगुलर शेप्स यहाँ पर डेवलप होनी शुरू होगी। ठीक है? तो ये यहाँ पर हम धीरे धीरे किस पीरियड में देख रहे हैं? मेसोलिथिक पीरियड में। बोन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम भीमबेटका एंड ह्यूमन टूथ एनग्रेव्ड विद जियोमेट्रिक डिजाइन। ह्यूमन टूथ भी मिला है जियोमेट्रिक डिजाइन के साथ। ठीक है ना? टूथ पे भी डिजाइनिंग की हुई इन्होंने, और वहां पर बोन्स भी मिले हैं। कहां गए? बोन ऑब्जेक्ट फ्रॉम भीमबेटका। भीमबेटका में बोन ऑब्जेक्ट भी मिले हैं जिसके ऊपर डिजाइनिंग की हुई है। तो यानी आर्ट धीरे धीरे डेवलप होती जा रही है, जो हमने अपर पैलियोलिथिक पीरियड में भी देखा था, उससे पहले भी देखा था। भीमबेटका में पेंटिंग बनाई हुई थी ग्रीन कलर से, अगर आपने मिडल में याद हो तो। याद है? तो कहां से हम कहां पहुंच रहे हैं धीरे धीरे आर्ट में। अब इसके बाद धीरे धीरे पॉटरी डेवलपमेंट होगा। पॉटरी इज क्राफ्टिंग ऑन क्ले क्राफ्टिंग जिसे हम बोले, क्ले से हम बर्तन जब बनाएंगे दैट इज पॉटरी, दैट इज पॉट। तो वो डेवलप होता हुआ अब हमें यहां से दिखाई देगा धीरे धीरे आगे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन रॉक शेल्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड सेंट्रल इंडिया, पढ़ चुके हैं। यहां पर भी मैंने बोला भीमबेटका आपको हर पीरियड में मिलेगा।
भीमबेटका आपको हर पीरियड में मिलना है। तो इस पीरियड की भी रॉक पेंटिंग्स मिले हैं और इस पीरियड के भी रॉक शेल्टर्स हमें मिले हैं। कहां पर मिले हैं? मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका है एंड सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मिले हैं। दे शो पीपल हंटिंग, इसमें पेंटिंग्स में क्या दिखाया गया है? हंटिंग करते हुए दिखाई दिया गया, ट्रैपिंग करते हुए दिखाई दिया है, फिशिंग करते हुए दिखाई दिया है और डांसिंग करते हुए दिखाई दिया है। ये डांसिंग फिर से ह्यूमन रिलेशनशिप्स को दिखाएगा कि लोगों ने साथ रहना और साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया, जो हम बरियल्स में पढ़ रहे थे। डांसिंग से फिर पता लगा कि लोग साथ रहने लग गए हैं, ठीक है। तो ये चीजें हमें फिर से यहाँ पर पेंटिंग्स के द्वारा फिर से दिखाई देंगी। भीमबेटका नियर भोपाल, रायसेन एंड पंचमढ़ी इन मध्य प्रदेश, साउथ मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश आर सम ऑफ द साइट्स। और यहाँ पर साइट्स की बात करें जहां पर ये पेंटिंग्स या आर्ट्स मिले हैं, तो ये सारी साइट्स हैं। आपको कहाँ कहाँ मिले हैं? आपको सेंट्रल इंडिया और मध्य प्रदेश के आसपास ही मिले हैं। आपको यूपी में मिले हैं, आपको मध्य प्रदेश में मिले हैं, ठीक है ना। तो आपको सेंट्रल इंडिया के आसपास ये आर्टिस्टिक स्किल्स डेवलप होती हुई दिखाई देंगी इस टाइम पे। हेमेटाइट एंड आयरन स्टोन विद ट्रेसेस ऑफ रबिंग हैज बीन फाउंड, ठीक है ना। एक हेमेटाइट स्टोन मिला है। हेमेटाइट इज एन आयरन ओर, आयरन ओर ना, जिसमें से आयरन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइप का स्टोन भी मिला है, रबिंग के साथ मिला है, यानी रबिंग कर करके आग जलानी शुरू की होगी, या कुछ और पर्पज से हो सकता है कि रबिंग कर करके किसी स्टोन टूल को शार्प कर रहे हो, क्योंकि आज भी जब हम रबिंग कर रहा हो तो किसी हार्ड स्टोन को ढूंढते हैं ना, जिससे रब करके हम शार्पनेस ला सकें। तो हो सकता है कि इस स्टोन का यूज करके वो अपने टूल्स को और ज्यादा शार्प करने की कोशिश कर रहे हो। उस स्टोन टूल पे इनको रबिंग के निशान मिले, ट्रेसेस ऑफ रबिंग। आयरन स्टोन था, हेमेटाइट था, तो उस रबिंग से हमें क्या पता लगा? या तो वो आग जला रहे होंगे या फिर स्टोन टूल्स को और ज्यादा पैना कर रहे होंगे, उनको और ज्यादा शार्प कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये एडवांसमेंट हमें मॉडर्निटी दिखाई दे रही है धीरे धीरे, कि कैसे हम एक नॉर्मल स्टोन टूल्स बना रहे थे और उससे कैसे शार्प ऑब्जेक्ट्स तक हम पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे एक पीरियड, एक ये पिक्चर आपको दिखाई देनी चाहिए कि कौन से स्टोन टूल से कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है और कैसे कैसे हम आगे तक पहुंच रहे हैं। क्लियर है? Has been found. These people might have decorated themselves with flowers and leaves. और ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो आए हैं लोग, वो धीरे धीरे फूल और पत्ती से खुद को डेकोरेट करना इन्होंने शुरू कर दिया होगा, ये हमारा मानना है। ये भीमबेटका की पेंटिंग है इस टाइम की, जहाँ पर ये डांसिंग करते हुए आपको साथ में दिखाई देंगे, हंटिंग करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। इस टाइप की पेंटिंग उस टाइम पे जो भीमबेटका की उस टाइम पे मिली थी, ठीक है, इस टाइप की पेंटिंग से मिल रही है, और जिससे हम वहाँ की लाइफ के बारे में बहुत कुछ अंदाजा लगा पाते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा होगा, तो वे ऑफ लाइफ उस टाइम पे क्या रही होगी। हाँ, The hunter and gatherers using megalithic tools continue to live in a later period, even after इतना ही पढ़ना है, यहाँ तक ही पढ़ना, ठीक है। development of Neolithic, Iron Age and historical periods. Perhaps they become parts of marginalized communities when the people who lived in the cities acquired the people more wealth. Some of the people who lived in the forests, even today in some remote areas and also in Andaman region, could be considered as those people who prefer to live by hunting and gathering. Many such groups lived in the 19th and 20th century, as recorded in the Edgar Preston's Castes and Tribes of Southern India. ठीक है, सदर्न इंडिया बोलते हैं उसको, ठीक है। उसको जब पढ़ो तो सदर्न इंडिया पढ़ा करो, साउथर्न इंडिया नहीं पढ़ना उसको, ठीक। चलो, अब उस टाइम पे हंटर गैदरर्स और उनके टूल्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, वो सब हम यहाँ पढ़ेंगे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वे ऑफ लाइफ हम पढ़ रहे हैं, तो उसी में ही हंटिंग एंड गैदरिंग भी इंक्लूड है, क्योंकि उस टाइम पे हंटिंग गैदरिंग चल ही रही थी। अभी तक एग्रीकल्चर का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो हंटिंग और गैदरिंग को छोड़ दें, ठीक है। तो इसी को हम पढ़ेंगे। दी हंटर एंड गैदरर्स यूजिंग कौन से टूल्स थे? माइक्रोलिथ, वो कंटिन्यूड है टू लिव इन दी लेटर पीरियड।
मेसोलिथिक पीरियड के स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हम माइक्रोलिथ्स डेवलप होने शुरू हुए थे अपर पैलियोलिथिक में, उसके बाद हम मेसोलिथिक में ट्रांसफर हो गए थे। हम जो है किस पीरियड में आ गए हैं? माइक्रोलिथ में आ गए हैं, ओ सॉरी मेसोलिथ में आ गए हैं। कब? जब हमारे माइक्रोलिथ्स डेवलपमेंट होने शुरू हुए, और ये माइक्रोलिथ लेटर पीरियड तक भी हमें यूज होते हुए दिखाई देंगे। हमारे मेसोलिथिक के लेटर पीरियड तक भी यूज होते हुए दिखाई देंगे। इवन आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ नियोलिथिक, यानी कि नियोलिथिक पीरियड के डेवलपमेंट होने के बाद भी हमें माइक्रोलिथ दिख जाएंगे। इवन इन आयरन एज में भी हमें दिखाई देंगे, और अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड्स में भी हम माइक्रोलिथ दिखाई देंगे। तो माइक्रोलिथ जो हमारे स्पेसिफिक थे किस पीरियड के? मेसोलिथिक पीरियड के, ये इसके बाद के पीरियड्स में भी हमें दिखाई देंगे, चाहे वो नियोलिथिक पीरियड है, चाहे वो आयरन एज है, चाहे वो बाद के हिस्टोरिकल पीरियड्स है, वहां पर भी हमें माइक्रोलिथ्स मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक यहां थे, यहां से डेवलप होने शुरू हुए हैं और बाद तक मिलते रहेंगे। जैसे हैंड एक्स फर्स्ट टाइम बन गए थे लोअर पैलियोलिथिक में, लेकिन बाद तक मिलते रहे। ठीक है, ऐसे ही माइक्रोलिथ यहां पर डेवलप हो गए हैं, लेकिन ये बाद तक मिलते रहेंगे। ये चाहे आप आयरन एज में चले जाओ या उसके बाद के पीरियड में चले जाओ, माइक्रोलिथ फिर भी रहेंगे। परहैप्स दे बिकम पार्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। आज भी मिलते हैं माइक्रोलिथ, आज भी यूज करते हैं। कौन यूज करता है? ट्राइबल्स। आज के टाइम पे भी जो ट्राइबल्स हैं, जो ट्राइब्स में रह रहे हैं, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, दे यूज द स्टोन टूल्स। वो आज भी स्टोन टूल्स को यूज करते हैं। अंडमान निकोबार में बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं। सेंटिनल्स के बारे में पढ़ना करो। सेंथलीज बेसिकली, सेंटिनल्स नहीं, सेंथलीज। हाँ, अभी आ रहा हूँ उसी पे, ठीक है ना। मार्जिनलाइज्ड पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। Perhaps they become part of the marginalized community। अब मैंने बोला कि ये बाद में भी यूज किए जा रहे हैं। किसके द्वारा यूज किए जा रहे हैं? मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के द्वारा। मार्जिनलाइज्ड मतलब they live on the margins of the area। मार्जिन्स पे क्यों रख रहे हैं उनको? हम किसी को बोल देते हैं ना, हम तुमको गांव से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? They become less important। They become less important for the society। और वो लोग they are placed at a lesser important place in a society are called marginalized society, marginalized community। All people, those who are placed at a lesser important place in a society, people those who are placed at a lesser important place in a society are called marginalized communities, marginalized people। इसको हिंदी में अगर हम कहें, हिंदी में इसका मतलब होता है हाशिए पर रहने वाले। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है? वो लोग जो हाशिए पर रहते हैं, जिनको हमने मार्जिन से बाहर कर दिया कि ये हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी के तुम काउंटिंग में नहीं आते हो, इस सोसाइटी के मार्जिन से बाहर हो जाओ। वो मार्जिनलाइज्ड हो गई। वो मार्जिन, अगर इसको सिंपल वे में समझे, ठीक है ना। गांव में भी कई कम्युनिटीज ऐसी हो जाती है जिनको हम सोसाइटी से बाहर रख देते हैं। दे बिकम्स द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ट्राइबल्स को हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में काउंट करते हैं क्योंकि उसको हम सोसाइटी का पार्ट नहीं मानते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वी अंडरस्टैंड देम एज लेस इंपॉर्टेंट देन अस, इसीलिए, ठीक है। तो ये है मार्जिनलाइज्ड पीपल या कम्युनिटीज जो आज भी इस माइक्रोलिथ पीरियड को, माइक्रोलिथ टूल को यूज कर रहे हैं। होने को तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन धीरे धीरे कुछ पीपल मार्जिनलाइज्ड होते चले गए। कुछ लोग जो थे उसी वे ऑफ लाइफ में रहते चले गए और वो अपने आप को मॉडर्न नहीं कर पाए, अपने आप को एडवांस नहीं कर पाए, और आज के टाइम पे वो लेस इंपॉर्टेंट प्लेस में आ गए हैं। और लेस इंपॉर्टेंट में प्लेस में आ गए हैं, लेकिन रह रहे हैं उसी जीवन से जो जीवन उन्होंने मेसोलिथिक में शुरू किया था। इसीलिए उस टाइम के जो टूल्स हैं वो हमें आज भी दिखाई देंगे और बाद के पीरियड्स में भी दिखाई देंगे। क्लियर है? क्यों वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में वो आज के टूल्स दिखाई देते हैं? ठीक है, कोई डाउट है? सर, उस टाइम पर जो कम्युनिटी थी, हाँ, उसमें लोगों को निकाला जा रहा था या फिर उनके पास भी चॉइस थी, वो उन्हें जाने तो जाओ? हो सकता है कुछ लोग, जैसे मैंने बताया, यहां पर लोगों ने हट बनानी शुरू कर दी।
ये क्यों नहीं बना पाए? वो मॉडर्नाइज कर पाए खुद को, लेकिन वहां तक वो टेक्नोलॉजी पहुंची ही नहीं, क्योंकि वो अलग थे। हो सकता है कुछ लोग यहां से निकल करके फॉरेस्ट में जाके बस गए और वो आज भी फॉरेस्ट वाली लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है लोगों ने निकाला, खुद से अलग होकर के भी जो ऐसी जगह पहुंच गए जहां पर मॉडर्निटी आज तक नहीं पहुंच पाई, तो वो आज भी ट्राइबल्स, वो आज भी ट्राइबल्स। या फिर कुछ निकल कर मॉडर्नाइज हो गए और उनमें से कुछ निकल कर वो मॉडर्नाइज हो गए। दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, तो परहैप्स दे बिकम द पार्ट ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, शायद वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का पार्ट बन गए, इसीलिए उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। व्हेन द पीपल हु लिव्ड इन सिटीज एक्वायर्ड मोर वेल्थ, और जब उसी टाइम पे अगर हम देखें जो लोग शहर में रह रहे हैं उन्होंने क्या कर ली? दे एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मींस गेन, उन्होंने गेन कर लिया। क्या कर ली? ज्यादा वेल्थ, कि उनके पास ज्यादा संपत्ति होगी, और वहीं पर जिनके पास नहीं हुई दे बिकम्स मार्जिनलाइज्ड, और वो आज भी उसी ओल्ड वे ऑफ लाइफ से जी रहे हैं। जैसे आज भी अगर आप देखोगे शहर की लाइफ और गांव की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। वहीं जब गांव से ट्राइबल्स के एरिया में जाओगे तो आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। आज गांव में भी बहुत सारी सहूलियत पहुंच गई है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है, आयरन टूल्स पहुंच गए हैं, ट्राइबल्स कम्युनिटीज में हो सकता है आज भी ना पहुंचे। जैसा मैं अंडमान निकोबार में बता रहा हूं, सर्च करना, कुछ कम्युनिटीज हैं जो आज भी उसी स्टोन एज वाली लाइफ को ही जी रहे हैं। उनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल अलग है, किसी को अलाउ नहीं करते। इवन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती वहां जाना किसी को, इवन गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती कि वहां कोई जाए, कि उनकी कल्चरल लाइफ को डिस्टर्ब करे। इवन गवर्नमेंट भी उनको ये नहीं करती। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। सम ऑफ द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट इवन टुडे, अगर हम आज की भी बात करें तो जो कुछ लोग जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं इवन आज भी, इन सम रिमोट एरियाज, रिमोट इज फार अवे, रिमोट इज फार अवे वेयर देयर इज नो कनेक्टिविटी। रिमोट मीन्स फार अवे, हम रिमोट से ऑन करते हैं यानी दूर से ऑन करते हैं। रिमोट इज फार, रिमोट का मतलब भी होता है फार अवे। रिमोट का मतलब क्या होता है? फार अवे, दूर से। हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं ना, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम दूर से उसको चला रहे हैं, रिमोटली चला रहे हैं, दूर से चला रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिमोट। तो रिमोट लोकेशंस पे जो आज रह रहे हैं लोग, even some of the people who live in the forest even today in some remote areas and also in Andaman region could be considered as those people who prefer to live by hunting and gathering। तो आज भी ऐसे लोग हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने अंडमान निकोबार में, सेंथनलीज को आप एक बार सर्च करना, ठीक है ना, कि वहां पर, मैंने तो एक ट्राइब लिया है, ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स वहां पर रहती है जो आज भी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, हंटिंग और गैदरिंग करके रह रही है। ठीक है, मैनी सच ग्रुप लिव्ड इन दी 19th and 20th century as recorded in the Edgar Thurston's Caste and Tribes of Southern India। 19th और 20th century में जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़ोगे, जब हम नेशनलिस्ट मूवमेंट पढ़ेंगे, जब हम ब्रिटिशर्स के दौरान हमारा स्ट्रगल पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि उस टाइम पे भी इंडिया में there were numerous tribal people living in the India। उस टाइम पे बहुत सारे ट्राइबल लोग रह रहे थे इंडिया में, जिनका अपना एक अलग एरिया था। वहां किसी को आना वो उचित नहीं समझते थे, उनको बाहर ही रहने देते थे। तो ब्रिटिश पीपल ने क्या किया? उनके एरियाज को इन्वेड करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स को रिसोर्सेज चाहिए थे। उन्होंने जाकर के फॉरेस्ट में जाकर के उन रिसोर्सेज को निकालना शुरू किया, और उसके अपोज में ट्राइबल्स ने रिवोल्ट करना शुरू किया। और इसीलिए जब हम पढ़ेंगे, कई सारे रिवोल्ट ऐसे हमारे मॉडर्न इंडिया में हुए हैं जो ट्राइबल से रिलेटेड है, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे कि बाहर का आदमी हमारे यहाँ पर आए। ठीक है, तो ट्राइबल पीपल की लिविंग है, जो हम 19th-20th सेंचुरी में भी इंडिया में बहुत ज्यादा ट्राइबल्स देखेंगे। आज भी है, अलग अलग जगह पे ट्राइबल्स बहुत सारे रहते हैं। ठीक है, तो उनका वे ऑफ लाइफ और हमारा वे ऑफ लाइफ बहुत डिफरेंट है। वो आज भी हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है।
तो ये बेसिक सी चीज़ें जो आपको समझनी है, जो हमारे उस टाइम पे पीरियड पे चल क्या रहा था, एक पिक्चर से दिमाग में उसकी बननी चाहिए कि वो कैसे रह रहे थे। तो अगर उनको देखना है तो आज के जो ट्राइबल पीपल है उनको हम देख सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाएगी कि वो कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही पढ़ेंगे आज। इसकी समरी कल लिख के लानी है कि हमने पढ़ा क्या क्या। वाई हाँ, जो तो के ऊपर जो डिजाइन वगैरह बनाते थे, जो लेक का है, वो आज भी लेक का गेम से अंदर है। नहीं, वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बन गए ना, तो जहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के ऑफिसेज होंगे वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रखे होंगे म्यूजियम्स में। तो अगर आज के टाइम में कोई लेक का विजिट करते तो आपको वहाँ पेंटिंग्स दिखाई देंगी। पेंटिंग्स। हाँ, एविडेंसेस कई जगह पे उन्होंने, आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने वहाँ पे कई जगह पे फेंसिंग लगाई हुई है, जो बेसिकली टूरिज्म पर्पस के लिए हम जा सकते हैं और वहाँ जाके देख सकते हैं। कई सारी चीजें हैं जो ओरिजिनल प्लेसेस में आज भी, ठीक है, वो मार्किंग करके लिखी होती है कि दिस वाज फाउंड बाय दिस इन दिस ईयर करके, वो सब लिखा होता है उसमें, वो मिल जाएगा।